जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। साथियों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्लासेस जो कि जनरल अवेयरनेस की क्लासेस होने वाली है, यानी सामान्य जागरूकता। मतलब भाई इसमें आपको जीके का पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा, जनरल अवेयरनेस का पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा। जीके और जीएस करा रहा हूँ, बिल्कुल टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना दिया हूँ साथियों। ये आज तीसरा वीडियो है, ठीक है ना। तीसरा वीडियो, फर्स्ट और सेकंड वीडियो जल्दी से आप लोग देख लीजिए, और बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को डिफेंस से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती है और प्लस में आपको पढ़ाया भी जाता है। मैं देखिए, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं आप किसी का नाम नहीं लूँगा भाई, टॉपिक वाइज कहीं नहीं चल रहा है। यहाँ पर टॉपिक वाइज मैं चला रहा हूँ। भले ही यहाँ पर थोड़ा चीज़ों की कमी है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, या मतलब फेस टू फेस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट जो चीज़ें कंटेंट जो दे रहा हूँ ना, वो कंटेंट ही पूछते हैं। एग्ज़ाम में डिजिटल बोर्ड नहीं पूछते हैं कि आपका सर का डिजिटल बोर्ड कितना इंच का है। तो भाई यहाँ पर कंटेंट दी जाती है, आप लोग कंटेंट पर फोकस कीजिए। बात है ऐसा साथियों कि देखिए, पहला चीज़ ये है कि लोग बड़े बड़े चीज़ों को पढ़ाते हैं, मतलब पूरी बड़े-बड़े चीज़ों को पढ़ाते हैं। अब मैं बड़ा चीज़ों को कभी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं छोटी-छोटी चीज़ों को पढ़ाता हूँ, ईज़ी-ईज़ी चीज़ों को पढ़ाता हूँ। मैं वो चीज़ों को पढ़ाता हूँ साथियों जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा दूँ और अपनी नॉलेज यहाँ पर नहीं पेश कर सकता हूँ। मैं वो नॉलेज पेश करूँगा, आप सभी के लिए करूँगा कि जो आप पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो साथियों, आप लोग घबराना नहीं और बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़िए, ठीक है ना। चलिए छोटे-छोटे चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस से एक सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम्स हो। तो 9 जनवरी यहाँ पर होगा। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाते हैं, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाए जाते हैं, और 23 जनवरी को मतलब सुभाष चंद्र बोस की दिवस मनाई जाती है, उनकी जयंती है इस दिन 23 जनवरी को। 25 जनवरी को वोटर्स डे, मतदाता दिवस मनाए जाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड का दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड डे है, और कोस्ट गार्ड से रिलेटेड आपको सभी अपडेट, आईसीजी से रिलेटेड आपको सभी अपडेट दी जाती है चैनल पर, और पढ़ाया भी जाता है। नोट्स वगैरह मतलब सब चीज़, कैसे फॉर्म से लेकर भरने से आपका ज्वाइनिंग तक पूरा डिस्कस किया जाएगा मेरे और मेरे टीम के थ्रू। तो भाई चलिए, तो आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, और ये रमन इफेक्ट के कारण 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को वोमेंस डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल। और यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और मई दिवस या मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? आप लोग देख लीजिए, 11 मई को। देखिए, मैं कम मतलब थोड़ा सा स्पीडली कराऊंगा। देखिए, ऐसा है कि मैं 10 मिनट पढ़ाऊँ, 10 मिनट पढ़ाऊँ और धीरे धीरे पढ़ाऊँ, इसी से अच्छा है कि मैं 3 मिनट में पूरा ख़त्म करूँगा। आप इस क्लास को 3 बार देखिए, आपको 9 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। तो मतलब ये स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, 17 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। और आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। और 31 मई को मनाया जाता है विश्व धूम्रपान एवं टोबैको निषेध दिवस। तो ये है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं 12 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। और 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। और कारगिल युद्ध में जो मिशन हुआ था उसका क्या नाम है? तो ऑपरेशन विजय। आप लोग याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट यही सभी छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं पूछेगा कि बाबर के बाबर के मौसा का क्या नाम था, तो ऐसा नहीं पूछेगा आपको, या इनके चाचा का क्या नाम था। तो भाई ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। क्वेश्चंस वही पूछेगा जो इजी है और जो एग्ज़ाम में
आते हैं बार बार, तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप मान कर चल सकते हो, ये सभी इम्पोर्टेंट ही हैं। जब आप ये जो भी है बुक में मैं वही चीज़ यहाँ पर अवेलेबल कराता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, 29 अगस्त है ना, तो 29 सितंबर को एक पेपर हुआ था नेवी एमआर का 2019 में एक पेपर हुआ था 29 सितंबर को। आप लोग याद कर लीजिए, और अगर जो ये पुराने स्टूडेंट हैं तो उनको याद होगा, और नए हैं तो आप लोग यूट्यूब पर कहीं भी मार कर देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा है। मुझे इतना याददाश्त है भाई, आप लोग देखिए सिलेक्शन तक आप लोग इस चैनल के साथ जुड़िए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और क्वेश्चंस यहाँ पर ये है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइए आप लोग। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध विकास 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को सत्य अहिंसा दिवस या विश्व अहिंसा दिवस, जो कि गांधी जी और याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है 2 अक्टूबर को। और बहुत ही ईमानदार छवि के नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, तो इनकी भी जयंती को आपको याद करते हुए चलना है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं। और जिनका भी सपना है कि वायुसेना में ज्वाइन करना है, तो आप वायुसेना से रिलेटेड यहाँ पर सभी तरह की वीडियो नेवी पूरे एकेडमी टीम के थ्रू आप सभी को मिलेगी। जैसे आपका फॉर्म कैसे भरना है, आपको किस पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है, फिर से आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, एग्ज़ाम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर आपको भाई जब सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है, इवन ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, पूरी ज्वाइनिंग तक का सफ़र आप नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड की यहाँ पर तय की जाती है आप सभी साथियों के द्वारा। बस हम लोग के टीचर्स या जो भी हैं मेंबर आपको गाइड करेंगे, आप सभी को बस आपको आगे आगे चलना है, ठीक है ना। तो देखिए, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय संकल्प दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये है एकता दिवस। देखिए 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस। अभी हमने इसका डिस्कस किया था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड इंसुलिन डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, सबको पता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ओ माय गॉड, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, आप सभी को पता भी नहीं है। तो आप सभी लोग जल्दी से याद कर लो, और जो भी आप देख रहे हो सपना नौसेना में ज्वाइन करने का AMR SSR में, तो भाई सभी लोग पहले तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने चाहने वालों के पास शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और सबसे 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो भाई एयरफोर्स का पेपर में पूछा गया था, ये अप्रैल में पेपर हुआ था, इवन मुझे याद नहीं है किस साल में ये हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग बताइएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था एयरफोर्स के एग्जाम में। और भाई बताता हूँ कि किसान दिवस किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये किसानों के जाने माने नेता चौधरी चरण सिंह के जयंती पर मनाया जाता है किसान दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। और चलिए ये एक टॉपिक खत्म हुआ, आपका एक टॉपिक आज मतलब खत्म हुआ, पहला टॉपिक क्लियर हो गया। और पहला टॉपिक से और बहुत ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है डिफेंस के एग्जाम के दृष्टि से। जो देखिए छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बस मकसद यही है, ठीक है ना। तो आप लोग पेशेंस को बरकरार रखना, ये मत सोचना कि सर यहाँ पर वो पढ़ाया जा रहा है। तो आपको देखिए आपके क्वेश्चंस आपके ये नहीं पूछे जाएंगे कि आप कहाँ पढ़े हो, कितना इंच के डिजिटल बोर्ड पर पढ़े हो,
भाई यहाँ वहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। शोध संस्थान से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपको राइट आंसर करना है नई दिल्ली में, ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से होगा। तो चलिए एक बार देखते हैं शोध संस्थान कौन से इंपॉर्टेंट शोध संस्थान और कहाँ हैं। तो ये सभी शोध संस्थान भारत के हैं और ये डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो ये एक टॉपिक मान कर चलो कि इससे भी कभी कभार 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन खासकर नेवी में पूछे जाते हैं, क्योंकि नेवी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, 25 मार्क्स से पूछा जाता है। तो 25 में थोड़ा 25 क्वेश्चंस के लिए तो 25 टॉपिक तो मिनिमम लेने ही पड़ेंगे। लेकिन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड में ये सब में थोड़ा जो जो इम्पोर्टेंट मैं बोल दूंगा उसी को पढ़ना, ठीक है ना। तो ये नेवी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि अनुसंधान ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स में नहीं आएगा या आपका कोस्ट गार्ड में नहीं आएगा, भाई आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा चांसेस कम है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कम पूछने का चांसेस है, ठीक है ना। चलिए, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, दावा हुआ का भी लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। और चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। और डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, जो कि हरियाणा में है। और करनाल को क्या बोलते हैं, दूध खाट की नगरी करनाल, ठीक है ना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, अभी बताया मैंने आपको। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, देहरादून में है। और भारतीय पुरातात्विक संरक्षण विभाग कहाँ है, तो कोलकाता में, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मुंबई के ट्राम्बे में है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, देहरादून में। तो देहरादून वाले एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पेट्रोलियम पूछा जाएगा तो देहरादून, वन पूछा जाएगा तो कहाँ है, देहरादून। सर्वेक्षण विभाग है देहरादून में, सर्वेक्षण विभाग है। और साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो वन भी देहरादून में है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, ठीक है। तो देहरादून वाला याद रख लीजिए। एक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। और बाकी पूछा जाएगा कि चीनी का कटोरा किस को कहते हैं, तो यूपी को कहते हैं, भारतीय स्टेट की बात होगी तो। और पूछा जाएगा देशों में, तो क्यूबा को कहते हैं, ठीक है ना, क्यूबा को कहते हैं, बाउल ऑफ शुगर। और धान का कटोरा किसे कहते हैं, आप सभी लोग बताना कमेंट में, ठीक है ना। दोस्तों अभी आपका इस वीडियो में 2 टॉपिक ख़त्म हो गया, कितना, 2 टॉपिक ख़त्म हो गया। और भी क्वेश्चंस, मतलब ये टॉपिक ख़त्म हो गया। बहुत मतलब एक एक टॉपिक से बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन ये डिफेंस एग्जाम के व्यू से कराया जा रहा है। तो बिल्कुल आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो एकदम बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है ना। चलिए तीसरा टॉपिक देखते हैं। दोस्तों तीसरा टॉपिक है समाधि स्थल, व्यक्तियों के समाधि स्थल। ये टॉपिक मैंने फर्स्ट वीडियो में करवा दिया हूँ, फिर से आप लोग देख लीजिए। तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, और अभय घाट मोरारजी देसाई। और वीरभूमि है राजीव गांधी का। और समता स्थल है जगजीवन राम का। महाप्रयाण घाट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और चैत्रा भूमि है भीमराव अंबेडकर का। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, आप सभी लोग हैं नहीं, कौन थे होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने रैंडमली इस क्वेश्चन को बता दिया आप सभी के साथ। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका 3 टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ये कॉमन नेम, ये भी करा दिया हूँ आपका फर्स्ट वीडियो में। देखिए वीडियो को देखते रहिए, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। और देखिए ये भी हो गया है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कौन से फोर्सेस का कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मतलब कौन सा देश का क्या संसद का नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंने करा दिया हूँ। और देखिए ये जो भी है PDF अगर लेना चाहते हो, इसकी फ्री PDF आपको दी जाएगी। कहाँ पर भाई, टेलीग्राम ग्रुप नहीं, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। उसमें लगभग मेंबर 1000 के करीब में है, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और उसमें वही मेंबर को जोड़ा जा रहा है जो एक्टिव मेंबर हैं और जो डेली बेस पर कोई PDF को शेयर करते हैं, या कोई डाउट है तो उसको पूछते हैं कि हाँ मेरा ये डाउट है, कैसे क्वेश्चन बनेगा।
एक दूसरे में सॉल्व कर लिए जाते हैं, डाउट्स नहीं होता तो फिर मैं सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये भी मतलब आप लोग देख लीजिए कौन सा मतलब स्मारक कहाँ पर है। तो देखिए ताजमहल ये तो आगरा में है भारत में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो यूएसए में है, और ओपेरा हाउस कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। गिजा पिरामिड कहाँ है, इजिप्ट में है, मिस्र में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा की झुकी मीनारें कहाँ हैं, इटली में है। और किंडर डस्क डेनमार्क में है। मॉस्को क्रेमलिन कहाँ है, रूस में है। मॉस्को से यहाँ पकड़ लीजिएगा, रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो चाइना की दीवार चाइना में होगा। एफिल टावर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। और टोक्यो इम्पीरियल पैलेस जो कि जापान में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सब भी देख लो। बाकी गोल्डन टेम्पल, सॉरी ये गोल्ड नोड है, तो ये अच्छा ये चीज़ ये है जैसे कौन सा देश का क्या सिंबल है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको लास्ट वीडियो में कराएंगे। तो पहले वो चीज़ें कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। देखिए महत्वपूर्ण खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या, ये हो गया है पहली वीडियो में, आप लोग देख लीजिए पहली वीडियो को। देखिए बहुत सारे टॉपिक्स पहली और दूसरी वीडियो में करा दिया हूँ, ठीक है ना। कौन से देश के कौन से राष्ट्रीय खेल हैं ये भी हो गया, ठीक है। ये भी हो गया कौन सा खेल का कौन सा परिसर होता है। तो ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। कप एंड ट्रॉफी हो गया है, आप लोग फर्स्ट या सेकंड वीडियो देखिए। तो ये है। और राज्य राजधानी, देखिए राज्य राजधानी को प्रॉपर तरीके से किसी वीडियो में कराया नहीं हूँ। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, याद रख लीजिए। बाकी ये पीडीएफ को आप लोग पढ़कर याद कर लीजिएगा। अब राज्य राजधानी कराऊँ तो इतना भी मतलब आपका लेवल तो ये नहीं है, क्योंकि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भाई जरूर ही समझदार होंगे। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है अभी वर्तमान में। यूनियन टेरेटरी कितना है, 8 यूनियन टेरेटरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये कौन से देश की कौन सी सीमाएं लगती है, ये भी क्वेश्चन हो गया है, फर्स्ट सेकंड वीडियो आप देख लेना। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेते हैं, इससे आपका 1 नंबर पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, नेवी, एयरफोर्स या फिर कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम्स हो, या बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल थोड़ा अप हो सकता है बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोक नृत्य से, ठीक है ना। फोक डांस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग अगर जो भी इंग्लिश मीडियम होंगे उनको दिक्कत आ रही है पीडीएफ, तो मतलब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा तो वो तो सेम रहेगा, क्योंकि जो मिजोरम होता है हिंदी में भी मिजोरम होता है और इंग्लिश में भी मिजोरम होता है, ठीक है ना। बाकी आप पीडीएफ चाहिए सहूलियत के लिए पढ़ने के लिए तो आप फोक डांस जाकर गूगल में टाइप कीजिए, आपको पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राज्य एवं लोक नृत्य से। तो मिजोरम का लोक नृत्य क्या है, तो पाखुलिया नृत्य है जो कि इम्पोर्टेंट है। झारखंड का छऊ और पाई का नृत्य है जो इम्पोर्टेंट है, छऊ और पाई का। बाकी आप लोग याद करते रहेगा। उड़ीसा का है ओडिसी और सवारी, और मतलब छऊ भी चलते हैं, उड़ीसा में छऊ भी चलता है, लेकिन जनरली ये होता है। देखिए जो भी ऑप्शन होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग गेम खेलना, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि एक राज्य का एक ही नृत्य है। तो भाई आप लोग जानते हो कि जो भी हम लोग का देश है इंडिया, सभी स्टेट मतलब एकदम बाउंड्री लगी हुई है। तो मतलब यहाँ का जो भी वातावरण है इधर उधर होता रहता है बाउंड्री। तो भाई जो भी है कल्चर हम लोग का सेम है, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक हम लोग का कल्चर सेम है। बाकी जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है तो वो वेदर की वजह से है। तो आप यहाँ पर जो नृत्य है उसमें थोड़ा बहुत तो कॉमन होगा ही, तो उसके लिए आप लोग मत टेंशन लीजिएगा कि मुझे ये पढ़ना है तो देखिए उत्तराखंड का क्या होगा, तो उत्तराखंड का गढ़वाली और कुमाऊनी होगा। तो कुमायूं नृत्य है, और एक गढ़वाली होता है, छपेली भी होता है, छपेली, गढ़वाली और कुमाऊं। कर्नाटक का यक्षगान होता है, ये इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है ना। क्या है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कुचिपुड़ी क्या है, देव नृत्य है, आप लोग याद रखिए देव नृत्य। कुचिपुड़ी क्या है, देव नृत्य है। छत्तीसगढ़ का क्या है, तो छत्तीसगढ़ का पडवानी है, और गाड़ी है, गाड़ी, सॉरी गाड़ी नृत्य अगर पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ का, इसमें नहीं दिया गया बट बता दे रहा हूँ।
तमिलनाडु का क्या होगा, कथकली, सॉरी कथकली केरला का होगा, ठीक है ना। केरला का क्या होगा, कथकली जो डांस है ये किसका होगा, केरला का होगा। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 नंबर 2 नंबर में, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, कोस्ट गार्ड। चलिए, लक्षद्वीप का जरिया कली होता है और तमिलनाडु का होता है कुमी कारागाम और कोलट्टम। चलिए शास्त्रीय नृत्य कुछ देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। असम का बिहू है, भांगड़ा पंजाब का होता है। और छाव जो है बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और झारखंड में चलता है, ठीक है ना। बिहार का एक और नृत्य है जाट जाटिन का नाच जो है, जाट और जाटिन ये बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट है, जाट जाटिन। और एक और नृत्य है विदेशिया, हम लोग जानते हैं बिहार के निवासी हैं, तो विदेशिया जो है नृत्य ये बिहार का ऑफिशियल डांस है, विदेशिया और जाट जाटिन। और बंगाल का क्या है, तो कीर्तन है, कीर्तन। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बंगाल का क्या है, कीर्तन। तो चलिए ये सब देखते हैं। गढ़वाली कहाँ का है, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड का। कुमाऊनी भी उत्तराखंड का है, ठीक है। गरबा जो है गुजरात का है, डांडिया भी गुजरात का है, ठीक है। कर्नाटक का क्या है, हटोरी, और कर्नाटक का यक्षगान भी है। कथक, कथक जो नृत्य है उत्तर भारत का है। कथकली की बात नहीं कर रहा हूँ, कथक, ये सिर्फ कथक। तो कथक जो नृत्य है ये उत्तर प्रदेश यूपी का नृत्य है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक, जो कि उत्तर भारत में है, उत्तर प्रदेश, तो इसलिए उत्तर भारत लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है ना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और खंतम जो है मिजोरम का है। कर्मा शैला ये मध्य प्रदेश का है। मेघालय का लाहो हो जाएगा। और कथकली, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, कृष्ण अट्टम ये सब केरला के हैं। और बात करते हैं गोवा का क्या होगा, मांडो। आप लोग गोवा किस नदी के किनार पर बसा हुआ था, मांडवी नदी, तो इससे आप लोग ध्यान में रखो मांडो। मणिपुर का मणिपुरी, हिमाचल का नाटी, और बिहार का नाट नाटी नहीं है, जाट जाटिन होगा, तो ठीक है ना। उड़ीसा का मतलब उड़ीसी होगा। और जम्मू कश्मीर का होगा रौफ, कर्नाटक का यक्षगान। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से आप लोग बिल्कुल अच्छे से आप लोग प्रिंट निकलवा लो, अगर आलसी हो तो। अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो आप इसको बिल्कुल लिख लो, और लिखने के बाद आप लोग रिवाइज करो, ठीक है ना। अब देखिए जो भी इम्पोर्टेंट कलाकार हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। प्रसिद्ध वाद्य एवं यंत्र वादक, तो बांसुरी वादक हैं हरिशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक हैं, और पन्नालाल घोष। वायलिन बजाते हैं तो टी.एन. कृष्णन जो है वायलिन बजाते हैं। और सरोद बजाते हैं अमजद अली खान, अमजद अली खान, और अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, लेकिन आप सभी में इम्पोर्टेंट है अमजद अली खान जो है सरोद वादक हैं, ठीक है ना। सितार वादक कौन है, सितार वादक हैं पंडित रविशंकर प्रसाद। शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां। तबला वादक हैं अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान और गुदई महाराज। ये सभी इम्पोर्टेंट है, तबला वादक में सभी तबला वादक इम्पोर्टेंट है, अल्लाह रखा, जाकिर खान, लतीफ़ खान और गुदई महाराज। हारमोनियम, हारमोनियम का अप्पा जुगलवांकर और महमूद रविंद्र तलगवांकर। और बीना का है असद अली, एस बालचंद्रन और ब्रह्म स्वरूप सिंह, ये है। और बात करते हैं गिटार का, तो विश्व मोहन भट्ट, ब्रजभूषण काबरा और केशव तो तोंगाकर। आप लोग देख लीजिएगा, मेन आप सभी को बताते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग एक बार देख लीजिए। बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। वायलिन टी.एन. प्रकाशन इम्पोर्टेंट है। सरोज जो है अमजद अली खान इम्पोर्टेंट है। बाकी सितार वादक पंडित रविशंकर, और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान। और तबला वादक में सभी इम्पोर्टेंट है अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान और गुदई महाराज। बाकी ये सभी इम्पोर्टेंट है। नदियों पर भारतीय नगर, कौन से नदी पर कौन सा नगर बसा हुआ है, 1 नंबर तो पक्का है ना साथियों,
तो 1 नंबर तो करना है ना, छोड़ना थोड़ी ना है आपको, क्योंकि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ऐसा नहीं कि आपको ड्रॉप करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर डिफेंस की प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। बस 1 से 2 अटेम्प्ट में क्रैक करो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। चलिए, नदियों पर भारतीय नगर बात करते हैं। इलाहाबाद के ऊपर, इलाहाबाद किस नदी के किनार पर बसा हुआ है? तो गंगा यमुना के संगम पर, यानी लुप्त रूप में सरस्वती के भी संगम पर। पटना किस नदी के किनारे पर बसा हुआ? गंगा नदी। बनारस गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, आगरा, दिल्ली और मथुरा, ये सब यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आगरा, आगरा, दिल्ली और मथुरा, ये सब यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है ना साथियों, यमुना नदी के किनारे पर। बात करते हैं सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फिरोजपुर और लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है, फिरोजपुर और लुधियाना। झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है श्रीनगर, और गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है लखनऊ। देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको भी सहूलियत होगी। तो गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है जौनपुर, और लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के किनारे पर। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे पर बरेली है, सॉरी, रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी, और कुरनूल जो है तुंगभद्रा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के, और नासिक यहाँ दिख रहा है ना, नासिक जो है, नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, और कटक शहर जो है महानदी के किनारे पर बसा हुआ है, और संबलपुर महानदी के किनारे पर बसा हुआ है, और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है ना। डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी, सूरत जो है ताप्ती नदी। नेक्स्ट, उज्जैन जो है काशीपुरा, और पणजी जो है मांडवी नदी, ठीक है ना। कोटा जो है ना चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जबलपुर ये नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और पणजी जो है मांडवी नदी, और उज्जैन जो है काशीपुरा नदी। तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नदियों के किनारे पर भारतीय नगर हैं। और विदेशों, सॉरी, अब है भारतीय स्थानों के उपनाम। देखिए मेरा लक्ष्य ये है कि आपको 2 से 3 से 4 क्लासेस में आपके पूरे टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाएगा। पूरे टॉपिक को ख़त्म करने के बाद आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, जो कि मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे, और आपको प्रैक्टिस में काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी भारतीय स्थानों के उपनाम, मतलब भौगोलिक दृष्टि से भी ये उपनाम है, और फिर से मतलब या फिर कोई राजाओं महाराजाओं ने उपनाम रख दिए तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आगामी परीक्षा में बनेगा या नहीं बनेगा, बट बना है और बनने का चांस भी है, तो ठीक है ना। इस बिहेव से आपको पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि भाई 5 नंबर के आईसीजी में पूछेगा और 25 टॉपिक करा दिए, भाई 25 टॉपिक्स में से ही आपको 5 नंबर आएंगे, ये है मतलब है। 7 नंबर एयरफोर्स में आपको 25 टॉपिक पढ़ने से ही आएंगे, 7 में 7, और 25 टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो नेवी के एग्जाम्स में 25 नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं भारतीय स्थानों के उपनाम। गोल्डन सिटी अमृतसर, सबको पता है। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को, ट्विन सिटी हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं। त्योहारों का शहर मदुरई को कहते हैं। डेक्कन क्वीन पुणे को कहते हैं, ठीक है ना। इमारतों का शहर किसको कहते हैं? इमारतों का शहर कोलकाता को कहते हैं, या महलों का शहर। दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। ओल्ड गंगा, वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। दोनों सेम है, वृद्ध गंगा कहें या दक्षिणी गंगा कहें, गोदावरी नदी। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं। सोया क्षेत्र किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, नवाबों का शहर क्या है? लखनऊ है। पूर्व का वेनिस कोची को कहते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी उत्तराखंड में अवेलेबल है।
पवित्र नदी जो है गंगा नदी है, जो कि काफ़ी पूजनीय नदी है। और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं, महलों का शहर कोलकाता, 5 नदियों का राज्य या 5 नदियों की भूमि पंजाब, बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं, झीलों का शहर श्रीनगर को कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और गुलाबी शहर जयपुर। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलोर को कहते हैं और भारत की सिलिकन घाटी या वैली, वही बात है, ये बेंगलोर को ही कहते हैं। भारत का उद्यान शहर बेंगलोर को ही कहते हैं। और नेक्स्ट है स्पेस सिटी, बेंगलोर को ही कहते हैं। स्पेस सिटी किसको कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। अरब सागर की रानी कोची को कहते हैं। नीला पर्वत यानी ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों को कहते हैं। 7 द्वीपों का शहर मुंबई को कहते हैं। और पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहते हैं। और ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग इलाहाबाद को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। भारत के मसालों का उद्यान केरला को कहते हैं। भारत का बोस्टन शहर यानी अहमदाबाद को बोस्टन कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं। मतलब अहमदाबाद काफ़ी फेमस सिटी है, आप सभी लोग जरूर एक बार घूमने जाइए। भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? जम्मू और कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं। रैलियों का शहर किसको कहते हैं? भाई होता है ना कि डिफेंस की भर्ती में टीओडी लगा दिए, चले। अब मतलब जो भी चीज़ें आती है, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होती है, अगर वो उस पर विरोध करना है तो सीधे जंतर मंतर यानी रैली अगर निकालने होते हैं तो दिल्ली हम लोग जाते हैं। तो वही ट्रिक याद कर लीजिए, रैलियों का शहर नई दिल्ली को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। ठीक है ना, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मंदिरों का शहर वाराणसी को कहते हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहते हैं, जिसे टाटा नगर भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपका 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है ना, 1 नंबर इससे भी आपका 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है ना। चलिए और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो भारत का प्रथम, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको करवा दिया हूँ। ठीक है ना, पहली दूसरी वीडियो में सिर्फ प्रथम और भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, ये सब चीज़ें मैं आपको करवाया हूँ। तो ये हो गया नदियों, भारत के उपनाम भी हो गया और नदियों से रिलेटेड भी हो गया। तो ये बड़ा लंबा और ऊँचा ये भी करवा दिया हूँ, आप लोग एक बार देख लेना। नहीं करवाया होगा तो फिर मैं करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब जो भी है चीज़ें, जो भी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पीडीएफ इसका चाहिए, पीडीएफ, तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नेवीपुर एकेडमी सर्च कीजिएगा। चलिए ये सब चीज़ें आपको करवा दिया गया है। और पुरस्कार एवं सम्मान, कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये करवा देता हूँ। पुलित्जर पुरस्कार, देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर जो है फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किसमें? साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। फिजिक्स केमिस्ट्री में दिया जाता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और फिर से इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। और एक पीस में दिया जाता है। और एक किस में दिया जाता है दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हो कि चिकित्सा डॉक्टरेट में दिया जाता है। 2 2 4 1 5। और एक कौन सा बच गया? लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप ट्रिक बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो बाकी ये है जो भी देख लिए, मेन इम्पोर्टेंट है ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में, और पुलित्जर पत्रकारिता, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एयरफोर्स के एग्जाम में। ठीक है ना। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये देखिए फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, और फिलीपींस के सरकार देती है। सरकारी सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। साहित्य एवं संचार के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं।
भारत रत्न किसको दिया जाता है? तो भारत रत्न इन सभी चीज़ों में दिया जाता है, कला, साहित्य और विज्ञान, खेल के क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए भी दिया जाता है, ठीक है ना। अगर आप खेल क्षेत्र में अच्छा करते हैं तो आपको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएंगे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर, और खिलाड़ी भी हैं सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान किसके क्षेत्र में देते हैं? साहित्य के क्षेत्र में देते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे पुरस्कार भी हैं जिनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इस क्षेत्र में दिए जाते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और एक है कलिंग पुरस्कार, ये सब विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बात है कि कलिंग पुरस्कार यूएसए के सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। तो फिर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक भी 1 नंबर आपके एग्जाम्स में दे देंगे, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल आसानी से दे देंगे। और बिल्कुल ये टॉपिक काफ़ी इजी है, इसलिए कोई कराता नहीं है। बाकी भाई मैं तो इस टॉपिक को कराऊंगा, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम्स में मतलब एक एक टॉपिक से ही आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इस टॉपिक को लास्ट तक पढ़ना, ठीक है ना। काफ़ी इजी जो वचन है कि स्टेटमेंट है और कौन से पर्सन ने दिए थे। तो जैसे देखिए ये स्टेटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। फिर से सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जो देखता हूँ जोड़ कितना बाजुए का तिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल का ये नारा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल का नारा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, और जन गण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो डू एंड डाई का नारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप एकदम परेशान हो जाते हो तो यही सोचते हो, डू एंड डाई, करो या मरो। मतलब डू एंड डाई हम लोग के लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है, तो ये महात्मा गांधी का नारा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। और भारत छोड़ो महात्मा गांधी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने ये नारा दिया था। तो ये नारा भी 1 नंबर के लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कोई भी टॉपिक को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं छोटा समझकर, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं, आपको मतलब एक बड़ा स्कोर देगा, ठीक है ना। तो और भी देखते हैं कौन से टॉपिक हैं। दोस्तों अभी मैंने पढ़ा है प्रसिद्ध नदियों के किनारे पर स्थित शहर। तो ये भी फिर से मतलब एक हैंड रिटन कॉपी है, आप लोग देख लीजिए। उज्जैन शिप्रा नदी, श्रीनगर झेलम नदी, ये सब मतलब करा दिया हूँ। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, अहमदाबाद तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम कावेरी। तो ये सभी चीज़ें करवा दिया हूँ ऑलरेडी, तो आप लोग एक बार देख लेना। तो इसके भी PDF मतलब आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और मतलब जो विदेशों की कुछ नदियां हैं, जैसे पेरिस जो है सिन नदी के किनारे पर बसा है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मॉस्को जो है मोस्कावा, और काहिरा जो है नील नदी के किनारे पर बसा हुआ है। खार्तूम नील नदी के किनारे पर। टोक्यो आराकावा, और सिडनी जो है डार्लिंग नदी। वियना डेन्यूब, और बेलग्रेड डेन्यूब। बुडापेस्ट डेन्यूब, और बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे पर है। वाशिंगटन DC जो है हडसन नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रोम जो है टाइबर नदी के किनारे पर है। और बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये सभी इम्पोर्टेंट है। और देखिए नदियों से एक और टॉपिक मैं करवा देता हूँ, ये इससे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे देखिए काली नदी किसको कहते हैं? देखिए भाई ये चीज़ें जो करवा रहा हूँ ना, आपको पेड कोर्स में भी शायद ही दी जाएगी इतना सिस्टमेटिक वे में। ये मैं हैंड रिटन नोट्स अपना दिखा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। सिलेक्शन लेने से पहले का ये मेरा नोट्स है, ठीक है ना। मैं टाइम निकाल कर वीडियो बनाता हूँ, तो आप सभी लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। काली नदी किसको कहते हैं? शारदा नदी को काली नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। और दक्षिणी गंगा की बात की जाए तो गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए तो कावेरी, और दक्षिणी गंगा गोदावरी।
और वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा कहते हैं। ठीक है, भारत का शोक किसको कहते हैं? भारत का शोक की बात करी जाए तो कर्मनाशा नदी, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल और झारखंड का शोक दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब बात करेंगे कौन सी नदियाँ किस स्थान से निकलती है, मतलब उद्गम स्थल। आप सभी लोग एक चीज़ सुने होंगे, उद्गम स्थल, मतलब कौन सी नदियाँ किस स्थान से निकली हुई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी सवाल बनते हैं। ठीक है ना। गंगा किस स्थान से निकली है? तो गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई है। यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से। सिंधु, देखिए सिंधु ब्रह्मपुत्र और सतलज ये हिमालय पार की नदियों से निकली हुई है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। मानसरोवर झील से सिंधु ब्रह्मपुत्र और सतलज का निर्माण, मतलब जो उद्गम है मानसरोवर झील है। ठीक है। नेक्स्ट, जोहिला और नर्मदा और सोन ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। कोसी नदी सप्तकोसी स्थान से निकलती है, जो कि नेपाल में है। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है ना। गंडक नदी नेपाल से ही निकलती है। गोदावरी जो कि है त्रियंबक गांव पहाड़ी से निकलती है, जो कि नासिक में है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। याद रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। महानदी सिहावा से निकलती है, जो एमपी में है। कावेरी नदी की बात करते हैं तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। लूनी नदी ये नाग पहाड़ से निकलती है। ठीक है ना। साबरमती ये जयसमंद झील से निकलती है। दामोदर नदी की बात करें तो छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और दामोदर नदी को क्या कहते हैं? आप सभी लोग कमेंट में बताइए। वैसे मैं आपको बताता हूँ। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है ना। याद रख लीजिए, झारखंड और वेस्ट बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं। यमुना नहीं, जमुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में आपको दे देगा यमुना, तो यमुना नहीं होगा, राइट आंसर होगा जमुना। ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट, लवण नदी यानी नमक की नदी को लूनी नदी कहते हैं। और कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है? तो दो नदियाँ नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदियाँ एस्च्यूरी नहीं बनाती है? तो महानदी जो है एस्च्यूरी नहीं बनाती है। कावेरी जल विवाद किस स्टेट के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। विश्व का सर्वाधिक बड़ी नदी द्वीप कौन है? माजुली, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनार पर बसा हुआ है, किनार पर है। माजुली नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ये असम में है। ठीक है ना। और ठीक है, नदी बांध भी इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग को करवाऊंगा नदी बांध भी। उससे पहले नदियाँ से रिलेटेड मैंने क्या क्या करवाया एक बार देख लेते हैं। तो पहले तो भारत के शहरों पर कौन कौन सी नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद विश्व में जो इम्पोर्टेंट शहर हैं, विश्व के जो इम्पोर्टेंट शहर हैं उस पर कौन कौन से नदियाँ शहर जो हैं कौन कौन सी नदियाँ पर स्थित हैं। तो जैसे आप सभी लोग को ये पीडीएफ अगर मिलता है तो आप सभी मतलब प्रिंट करवा कर आप सभी लोग पढ़ सकते हो, अगर आलसी हो तो। नहीं तो फिर तो आप खुद से मतलब लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो ठीक है ना। ये पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नदी बांध की बात करेंगे तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पे है और आंध्र प्रदेश में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है और कर्नाटक में है। इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पे है, ये केरला में है। और भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। मेट्यूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु। ठीक है ना। अमरावती बांध अमरावती नदी पर है, ये तमिलनाडु में। कोयना बांध कोयना नदी पर है, ये महाराष्ट्र में है। और मैथान बांध जो है बराकर नदी झारखंड में है। और हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है और ये उड़ीसा में है। ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो कि भागीरथी या वीलांगना नदी
भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे बसा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ये उत्तराखंड में। रानी लक्ष्मीबाई और फिर से भागीरथी भिलंगना, रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है ये बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप जो है ये चंबल नदी के ऊपर बसा हुआ बांध है, ठीक है। ये सभी इम्पोर्टेंट है। अब प्रमुख मकबरे करवाएंगे, कौन से राजा के कौन से मकबरे थे, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है तभी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आप सभी लोग इग्नोर मत करो, बाकी देखो बूंद बूंद तालाब भरता है, और बात है कि छोटे छोटे टॉपिक से ही आपके बड़े नंबर आएंगे। तो ठीक है, ये टॉपिक भी करना इम्पोर्टेंट है, तो एक बार कर लेते हैं फिर से। तो बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बाबर का जो मकबरा है साथियों कहाँ पर स्थित है, आप सभी लोग बताओ। बाबर का मकबरा जो है काबुल में, अफ़गानिस्तान में स्थित है। अकबर का सिकंदरा में है, और हुमायूं का है दिल्ली में, शाहजहाँ का है आगरा में, शेर शाह सूरी का है सासाराम बिहार में, औरंगजेब का कहाँ है दौलताबाद या औरंगाबाद आप बोल सकते हैं। जहांगीर का कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, ठीक है ना, पाकिस्तान में है। और बहादुर शाह जफर का है रंगून वर्मा में है। और ये है मतलब प्रमुख मकबरा जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बाकी ये बांध से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्न देशों के पुराने नाम, ये मैंने करा दिया हूँ, फिर से आप सभी को करा दूँ, चलिए करा देता हूँ। विभिन्न देशों के पुराने नाम वैसे मैंने करवाया हूँ, फिर से करवा रहा हूँ। भारत का आर्यावर्त, म्यांमार का है वर्मा, श्रीलंका का सिलोन, थाईलैंड को श्याम कहते हैं, ईरान को फारस कहते हैं, और पर्सिया भी पुराना नाम है। नीदरलैंड को हॉलैंड कहते हैं, मालागासी मेडागास्कर कहते हैं, जिम्बाब्वे को उत्तरी रोडेशिया कहते हैं, और बात करते हैं अंकारा को अंगोरा कहते हैं, और कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया है। चीन उत्तर का कैथी था, और चीन दक्षिण का मांगी था, ठीक है ना। मंगोलिया का तंजानिया का जंजीबार था नाम, और नामीबिया का दक्षिण पश्चिम अफ्रीका था, और फ्रांस का गौल था, ताइवान का फॉर्मोसा था, चेक गणराज्य का बोहेमिया था, और कोरिया का चोसन था। ये सब पुराने नाम है, ठीक है ना। अल्जीरिया का नाम निमीडिया, ये सब पुराने नाम है, ठीक है ना। कांगो गणराज्य का क्या नाम था? जायरे था। बाकी घाना का गोल्ड पोस्ट नाम था, आयरलैंड का एरे था, और इराक को कहते हैं मेसोपोटामिया। आप सभी लोग पढ़े होंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, वही देश इराक का ही वो सभ्यता है। जापान का पुराना नाम निपन है, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है ना। ये सभी इम्पोर्टेंट है। मलेशिया का मलाला, और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो और भी टॉपिक देखते हैं, कुछ है मेरे साथियों। झील से एक सवाल पूछे जाते हैं, झील से आप सभी को पता है लेक से एक सवाल पूछे जाते हैं ना, झील से एक सवाल पूछे जाते हैं। चलिए झील देखेंगे। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें देखेंगे तो पहले तो वुल्लर झील, डल झील, नागिन झील, शेषनाग झील और बैरी नाग झील, अनंतनाग झील। देखिए नाग नागिन का संबंध जिस झील में आए, या फिर नाग हो या फिर नागिन हो, तो इस को मतलब आप सीधे तौर पर आंसर करोगे ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। जैसे यहाँ पर देखो अनंतनाग झील, वैरी नाग झील, शेषनाग झील और नागिन झील, ये सभी जम्मू एंड कश्मीर की झीलें हैं, ठीक है ना। ऐसे ही डायरेक्ट ट्रिक से मार दो नाग और नागिन का जहाँ पर बोध हो, ठीक है ना। वुल्लर झील और डल झील, तो ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, तो ये याद रख लेना। बात करते हैं उत्तराखंड की झील, तो एक ट्रिक याद रख लीजिए, जिसमें बोध हो ताल का। जैसे उत्तराखंड में मतलब याद रखिए नीचे आपको ताल सभी में लगा होगा, तो जैसे देवताल झील, खुरपताल झील, सात ताल झील, माला ताल झील, नैनीताल झील और राकस ताल झील, और एक है पंचपोर की झील, इसको याद रख लेना। ये सब उत्तराखंड की झीलें हैं। बात करते हैं राजस्थान की झीलें, तो राजस्थान का कोई ट्रिक वैसे है नहीं। बात करते हैं राजस्थान का राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, लुनक सागर झील है, सांबर झील है, फतेह सागर झील है, डिडवाना झील है और पिछोला झील है। तो ये राजस्थान की झीलें हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है पुष्कर झील। और पुष्कर पूछा जाता है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है साथियों? राजस्थान में लगता है। कहाँ पर लगता है? राजस्थान में लगता है, ठीक है ना।
तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखिए। आंध्र प्रदेश की झीलें हैं कोलेरू झील और हुसैन सागर झील। उड़ीसा का चिल्का झील, यहीं पर आपका ड्रीम मतलब पूरा होता है, ठीक है ना। यहीं पर आपका इंडियन नेवी का कसम परेड होता है, जो भी होता है ट्रेनिंग होता है, चिल्का झील के तट पर ही होता है। चिल्का झील के तट पर बना हुआ है आईएनएस चिल्का, जो कि वर्कुल क्षेत्र के आसपास आपका ट्रेनिंग होता है, ठीक है ना। तो ये है आईएनएस चिल्का, जगह का ही नाम है जहाँ पर नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये आपका ड्रीम पैलेस है, आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है, और उड़ीसा में ही आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है ना। लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। और महाराष्ट्र में कौन कौन से झील है? तो लोनार झील है जो महाराष्ट्र से संबंधित है। सिक्किम में चोलामो झील है। और बात करते हैं केरला में वेम्बनाड झील है। कौन सा झील है? केरला में। और एक चीज़ और, गोविंद सागर वल्लभ पंत जो झील है, ये हिमाचल प्रदेश में है, और ये कृत्रिम झील है। और मेघालय का उमियम झील है, ठीक है ना। और झील से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए, पेरियार झील आप सभी को पता है, पेरियार नदी पे है, ये केरला में है। अष्टमुदी झील केरला में है। और पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मतलब बीच बॉर्डर पे है, ठीक है ना। और चलिए बात करते हैं, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है, तो उल्लर झील, ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में उल्लर झील है। ये कहाँ पर है? उल्लर झील जम्मू एंड कश्मीर में है। और ताजे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर में है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक मणिपुर में है, ठीक है। विश्व का सबसे लवणीय खारे पानी की झील है वोन झील, जो कि तुर्की में है। और बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, जो कि खारे पानी की झील है। क्या है? खारे पानी की झील है। विश्व का जो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, वो खारे पानी की झील है। विश्व का सबसे बड़ी झील जो मीठे पानी की झील है, क्या नाम है? सुपीरियर झील। और ये कहाँ है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। विश्व का सबसे ऊंची झील कौन सा है? टिटिकाका झील, ये बोल्विया में है। और विश्व का सबसे गहरी झील जो कि बैकाल झील है, ये साइबेरिया में है, ठीक है ना। विश्व का सबसे लवणीय झील खारे पानी की वोन झील। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ये इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील जो है खारे पानी की झील है। और विश्व की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। और भारत की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील जम्मू एंड कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है। और उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक, जो कि मणिपुर में है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। और भूमध्य रेखा पर स्थित झील है मलावी झील। और पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं बैकाल झील को, कहते हैं बैकाल झील को क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से आ गया वही टॉपिक, ये टॉपिक पीछा ही नहीं छोड़ा, नदियों के किनारे पर स्थित शहर। तो भाई ये टॉपिक पिछले कुछ मिनटों में करवा दिया हूँ, आप लोग देखिए, वीडियो को रिवाइज करते रहिए। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब आप सभी के साथ मतलब धोखा कर रहा हूँ, चीज़ों को फास्ट वे में कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं 10 मिनट पढ़ाता हूँ आपको, उस चीज़ों को मैं 3 मिनट में करवाता हूँ। तो ये मत सोचिए कि आपको 3 मिनट में कैसे करना है। 3 बार इसको देखिएगा तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ज़्यादा फ़ायदा कौन करेगा आप बताइए? ये करेगा ज़्यादा फ़ायदा या ये करेगा? तो आप एक चीज़ को 3 बार पढ़िएगा तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। एकदम बिल्कुल रिपीट करते रहिए, जो भी पढ़ा रहा हूँ रिपीट करते रहिए। बाकी मतलब जो भी है हम तो करा ही रहे हैं टॉपिक वाइज। ये तीसरी क्लास है, ठीक है ना। ये तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है भाई। इंग्लिश मीडियम वाले समझ लो, थर्ड क्लासेस है ये। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आप लोग ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कवर किए हैं। चलिए देखते हैं और भी कोई टॉपिक है। चलिए छोड़ते हैं दोस्तों, आज मतलब इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो बच्चे परेशान होंगे कि इतना लंबा लंबा वीडियो। तो टॉपिक वाइज का ये सीरीज कैसा लग रहा है आपको? अगर अभी तक मतलब यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। टॉपिक वाइज ये जो सेक्शन करवा रहा हूँ, टॉपिक डेली एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, मतलब इवन कोई लिमिट नहीं है, जितना हो जाए मतलब करवा रहा हूँ। लेकिन टॉपिक वाइज ही करवा रहा हूँ और बिल्कुल समझाते हुए और एकदम फास्ट वे में
करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ें कैसी लग रही है और क्या ये हेल्पफुल है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं देखिए आज है 3rd लेक्चर और 2 लेक्चर में ये पूरी क्लासेस ख़त्म हो जाएगी और मैक्सिमम मतलब 5 लेक्चर आपको देखना है। कितना? 5 लेक्चर देखना है, जो कि डिफेंस की कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए 5 लेक्चर देखिए, आपके फुल में फुल मार्क्स आएंगे। ऐसा कोई यूट्यूब चैनल किया है क्या? तो 5 वीडियो में पूरा जनरल अवेयरनेस ख़त्म कर दूंगा जीके को। भाई इसका कोई अंत नहीं है, मैं सिलेबस वाइज ही करा रहा हूँ, मतलब शॉर्ट वे में करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 5 वीडियो में जनरल अवेयरनेस ही ख़त्म होगा। भाई जनरल अवेयरनेस का कोई था नहीं है। अगर कोई कहता है जनरल अवेयरनेस को मैं पूरी पढ़ लिया हूँ तो भाई वो शायद झूठ ही बोल रहा है, आप इतना समझ लीजिए। मतलब तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी हो ना, तो रेडी लिखना, ठीक है ना, रेडी लिख देना कमेंट बॉक्स में। होप यहाँ तक बहुत कम ही लोग आते हैं, लास्ट तक वीडियो बहुत कम ही लोग देखते हैं, जिनको अपने सपने के लिए पढ़ना होता है, मतलब अपनी परिस्थितियों से लड़ना होता है, तो वही लोग लास्ट तक देखना पसंद करते हैं वीडियो को। ठीक है ना साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टीले हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को तब तक के लिए आप दोस्तों इस वीडियो को एक काम कीजिए, लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कितने लोगों को पसंद आया। और एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, ऑल द बेस्ट।